The general concept that mistake is the first step of success, but revised to include that step of success. तो सफलता का पहला कदम करना है, ठीक है। गलती करना तो होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करें कि सुधारना। गलती तो हो गई, लेकिन गलती को सुधारना। तो सफलता का पहला कदम गलती को सुधार कर आगे बढ़ना। फिर से वही गलती आप करते रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। जनरल कंसेप्ट यानी ये जनरल धारणा है कि सफलता का पहला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करिए कि सफल गलती को सुधारना है। सफलता का पहला कदम गलती को सुधारना है। जो भी आप गलत कर रहे हैं, गलत किया है, उसको आप सुधारिए, नहीं तो फिर से आप गलती करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चले, आज हमने कल आपको थर्ड यूनिट डिजाइन सिलेबस एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स। तो कैसे सिलेबस को डिजाइन करेंगे, कैसे कोर्स को डेवलप करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसमें, और फिर अब लास्ट में हम आप ही के CITES की एग्जाम्पल लेंगे कि CITES का PGT कैसे बनता है, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, और आज NSTF आ गया है तो NSTF के अनुसार उसको अलाइन कैसे किया जाता है। हमने पहले भी आपको बताया था और जब NSTF डिस्कस कर रहे थे। फिर भी लास्ट में तो पहले हम आते हैं और डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स, कि कोर्स में क्या होता है और कैसे डिजाइन किया जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस जैसे शुरू होता है, कुरिकुलम क्या होता है, संपूर्ण रूपरेखा, प्रशिक्षण की संपूर्ण रूपरेखा इसे आप कह सकते हैं। प्रशिक्षण, परीक्षण नहीं, प्रशिक्षण की संपूर्ण रूपरेखा ये होता है। तो करिकुलम इज क्या है, इट इज डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम which include it is defined as instructional program which includes तो चलिए आप इसको लिख लें, फिर हम एक साथ which includes the purpose of the program, purpose of program teaching, content of teaching, experiences, learning methodology to achieve the और तीसरा है means of assessment to validate ऊपर लिख देता हूं, to validate the attainment of program। कुरिकुलम को अगर डिफाइन करना हो यानी संपूर्ण प्रशिक्षण की रूपरेखा, इसमें सब सिलेबस, टीचिंग मेथड, इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक प्रशिक्षण की रूपरेखा क्या है, इसको आप हिंदी में लिख लें कि प्रशिक्षण की रूपरेखा एक अनुदेशनात्मक योजना है। प्रशिक्षण की रूपरेखा, सॉरी अच्छा मैं फास्ट हो गया, सॉरी। प्रशिक्षण की रूपरेखा, मैं थोड़ा सा साढ़े 10 बजे बोला था तो 15 मिनट लेट हो गया। रास्ते में ही कोई मिल गया 10 मिनट, कह रहा हूं मुझे जल्दी यार बेटी को मिलूंगा, शाम को बात करूंगा। हाँ, चले कोई बात नहीं, ठीक है मैं अब नॉर्मल हो जाता हूँ। नहीं लगा मुझे कि मैं फास्ट हूं। तो प्रशिक्षण की रूपरेखा एक अनुदेशनात्मक योजना है। प्रशिक्षण की रूपरेखा एक अनुदेशनात्मक योजना है जिसके अंतर्गत निम्न तथ्य आते हैं। जिसके अंतर्गत निम्न तथ्य आते हैं। पहला, इस योजना का उद्देश्य, यानी जो भी आप पाठ्यक्रम जैसे ये चल रहा है सीआईटीएस का क्या उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य। दूसरा, पढ़ाने की विषय वस्तु। पढ़ाने की विषय वस्तु, अनुभव और सीखने की उचित प्रक्रिया जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो, जिससे योजना की प्राप्ति हो। जो योजना है मतलब क्यूरिकुलम, जिससे योजना की प्राप्ति हो। और तीसरा है मीन्स ऑफ असेसमेंट टू वैलिडेट द अटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी आकलन का तरीका जिससे योजना की सफलता, आकलन का तरीका जिससे योजना की सफलता का पता लग सके। करिकुलम क्या होता है, पूरा डिटेल, जैसे इस इंस्टीट्यूट का जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज के साथ साथ जो फैसिलिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो टीचिंग एक्सपर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज है, तो जो कंप्लीट सेटअप है, इस सबको मिला के कुरिकुलम, इस पूरी प्रक्रिया को कुरिकुलम कहते हैं। दूसरा आता है कोर्स। अध्ययन अवधि जिसे आप कह सकते हैं कोर्स का, तो बहुत है, सीमा, निमित्त, परिधि, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट हमारे या प्रशिक्षण के परिवेश में से हम कह सकते हैं कि शिक्षण की अवधि, कोई कब तक इस कोर्स को पढ़ाना है, शिक्षण की अवधि। सो इट इज इंटीग्रेटेड series of teaching learning activities, the ultimate is to provide
required knowledge and skill to the trainees. It is integrated series of teaching learning activities. The ultimate aim is to provide required knowledge and skill to the trainees. यह शिक्षण और सीखने यह शिक्षण और सीखने यह शिक्षण और सीखने की एक एकीकृत इंटीग्रेटेड यह शिक्षण और सीखने की एक जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान और दक्षता जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान और दक्षता प्रदान करना होता है। तीसरा, सिलेबस। जनरली ये कंफ्यूज करते हैं कि करिकुलम क्या होता है, कोर्स क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। कभी आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो करिकुलम क्या है? इट इज a statement of to be imparted in definite duration. To be imparted in definite duration. The syllabus is detailed and operational statement. The syllabus is a detailed detailed and operational statement of teaching learning activities it लिख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं। It translates the philosophy of into series of planned steps so that curriculum can be defined as per objective
is a statement of content be imparted in definite duration. A syllabus is detailed and operational statement of duties. It translates the philosophy of curriculum into series of planned steps so that curriculum can be defined as per objective at each level. इसकी हिंदी लिखने फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. सिलेबस यानी विषय वस्तु. विषय वस्तु एक निश्चित अवधि में विषय वस्तु एक निश्चित समय में पढ़ाए जाने वाले देशों का कथन है. पढ़ाए देशों का कथन है. फुल स्टॉप कर दे. विषय वस्तु शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया. विषय वस्तु शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का विस्तृत क्रियाशील कथन है. विस्तृत और क्रियाशील कथन है. क्रियाशील कथन है. यह प्रशिक्षण परिवेश की संपूर्ण रूपरेखा को पूर्व निर्धारित योजनाबद्ध उद्देश्य के क्रम में परिभाषित करने में सहायता करता है. तो अब जैसे इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में 4 कोर्स चलते हैं. अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या टूल्स एंड मशीन चाहिए, क्या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए, क्या फैकल्टीज चाहिए, उन सबका विस्तृत जो डिटेल्स है, यानी पूरे प्रशिक्षण की जो रूपरेखा है, इंक्लूडिंग द सिलेबस हर विषय के लिए, वो करिकुलम हो गया. अब कोर्स क्या होता है? CITS का इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स है, यानी एक साल का ये प्रशिक्षण अवधि है. क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है इस कोर्स को, और इस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है. तो जैसे आपका थियरी है, प्रैक्टिकल है, वर्क्स ऑफ साइंस है, कैलकुलेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जो भी टोटल कंटेंट है. तो ये आपका एक कोर्स हो गया. तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मशीनरीज और वो सब नहीं आता है. कोर्स केवल समय अवधि की, एक साल में ये 3-4 कोर्स, यानी POT भी इसमें रहेगा, इसमें वर्कशॉप प्रैक्टिस भी रहेगा, थियरी भी रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहेगा. तो जो भी एक साल के कोर्स का है, इसलिए कोर्स करते हैं, उसको सिलेबस आप नहीं कहते हैं. कि CITS का सिलेबस, CITS का ये कोर्स हो गया. अब इस कोर्स में POT 3 महीने का है, तो POT का जो 3 महीने का कंटेंट है उसे सिलेबस है. इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अपना कंटेंट होगा, इंजीनियरिंग POT का सिलेबस हम कहेंगे दिस इज द सिलेबस ऑफ द POT. तो सिलेबस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स एंड कोर्स इज द करिकुलम. तो करिकुलम पूरे इंस्टीट्यूट का अरेंजमेंट जो होता है, इंक्लूडिंग योर कोर्स कंटेंट, सबको आप कंसीडर करें कि एक सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि एक
सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए? कोर्स कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए पढ़ाने के लिए, तो उसके साथ साथ और भी चाहिए, केवल कंटेंट से तो काम नहीं चलेगा। तो वो आपका कुरिकुलम हो जाता है। और एक साल में किसी स्पेसिफिक ट्रेड या व्यवसाय के लिए कितने क्या क्या चाहिए, स्पेशली फॉर टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज का जो एक कथन है, और उसमें फिर अलग अलग सिलेबस, 3 मेन आपके पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करता है कि ये क्या है। इसी को हम कह सकते हैं द क्यूरिकुलम, उसी को जो मैं बताया उसी को, हाँ देखो पैरा चेंज करके लिख लीजिए। Curriculum is a broader term. Curriculum is a broader term as compared to syllabus. Curriculum is a broader term as compared to syllabus. It includes all activities and arrangement provided by institute to facilitate trainer and trainees throughout the training duration. The syllabus is a limited which relate to specific content of particular trade. इससे आपको कुरिकुलम और सिलेबस का एक कंपैरिजन है और कुछ नहीं। द कुरिकुलम इज ए ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू द सिलेबस। इट यानी कुरिकुलम, इट का मतलब कुरिकुलम includes all activities and arrangement. It includes all activity and arrangement provided by institute to facilitate trainer and trainees throughout the training duration. The syllabus is a limited term which ट्रेड है, कोई विषय वस्तु का नहीं। तो पार्टिकुलर ट्रेड एक लिमिटेड कंटेंट है। पार्टिकुलर ट्रेड के अलग अलग, जैसे पीओटी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का क्या है, मतलब आपके पूरे ट्रेड का एक पार्टिकुलर कंटेंट के लिए करता है। इसमें आप लिख लें कि ये प्रशिक्षण की रूपरेखा विस्तृत प्रशिक्षण की रूपरेखा एक विस्तृत परिवेश जिसके अंतर्गत वह सभी प्रक्रिया और व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत वह सभी प्रक्रिया निहित होती हैं
जिसके अंतर्गत वह सभी प्रक्रिया और व्यवस्थाएं निहित होती हैं जो कोई भी संस्थान पूरे प्रशिक्षण अवधि में विद्यार्थियों और शिक्षक को प्रदान करता है। पूरे प्रशिक्षण अवधि में विद्यार्थियों और शिक्षक को प्रदान करता है। विषय वस्तु यानी सिलेबस, विषय वस्तु संक्षिप्त परिवेश को दर्शाता है। विषय वस्तु संक्षिप्त परिवेश को दर्शाता है जो किसी व्यवसाय के किसी विशेष विषय से संबंधित होता है। जो किसी व्यवसाय के किसी विशेष विषय से जो किसी व्यवसाय के किसी विशेष विषय से संबंधित होता है तो सिलेबस कहते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिलेबस अलग अलग सिलेबस, पीयूटी का सिलेबस है, ड्राइंग का सिलेबस है, तो सब सिलेबस अलग होंगे और एक साल के पूरे सिलेबस को मिला इंस्टीट्यूट जो फैसिलिटीज इसके साथ ये जो सिलेबस के आधार पर ही शिक्षक ये डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है और कितना, उसी को पूरे सिलेबस को एनालाइज करके ही शिक्षक ये डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो सिलेबस वेल डिजाइंड, जैसे आपके सीआईटीएस के हर सब्जेक्ट्स का, पीयूटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का, सबका सिलेबस बना है। तो सिलेबस को एनालाइज करके ही शिक्षक ये डिसाइड करता है या इंस्ट्रक्टर ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और क्या नॉलेज और क्या ज्ञान मिलेगा इसके पढ़ाने से। फैक्टर हेडिंग है फैक्टर कंसीडर व्हाइल द सिलेबस। Factor considered while analyzing the syllabus। विषय वस्तु का आकलन करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य तथ्य। विषय वस्तु का आकलन करते समय मुख्य तथ्य, तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सेटिंग इन ऑब्जेक्टिव, इन कंसाइज, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एसी है, इन कंसाइज एंड सीक्वेंशियल स्टेप। As to provide clear नॉलेज एंड स्किल। तो पहला तो यही है सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन कंसाइज, CONCISE है, सी है वो, कंसाइज यानी
एंड सिक्वेंशियल स्टेप के बाद कामों करते हैं, so as to provide clear direction for achieving knowledge and skill. तो knowledge and skill, ज्ञान और दक्षता के लिए, ज्ञान और दक्षता प्राप्त के लिए उद्देश्य का ज्ञान और दक्षता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य का संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके से निश्चित करना या निर्माण करना। दूसरा आप लिख ले, लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर। अभी तो ठंडी हो गया, बस एक मिनट ले। नहीं हो गया, कोई बात नहीं, हो गया टाइम। लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर यानी विद्यार्थियों के सीखने की शैली। जैसे मैंने बताया, सीखने का कोई पढ़ के रट के सीखता है, कोई बोल के सीखता है, कोई देख के सीखता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं सबके सीखने के। शैली, सीखने की शैली विद्यार्थियों के सीख। तीसरा असेसमेंट, नीड, वांट, लर्नर। Assessment of need, want, and interest of learner. विद्यार्थियों की आवश्यकता, इच्छा और रुचि। विद्यार्थियों की आवश्यकता, इच्छा और रुचि का, विद्यार्थियों की इच्छा, आवश्यकता और रुचि का आकलन। टाइप ऑफ कंटेंट्स, विषय वस्तु का प्रकार, यानी थियरी है, प्रैक्टिकल है, ड्राइंग। विषय वस्तु का प्रकार यानी जो पढ़ाया जाएगा, तो विषय वस्तु किस प्रकार की है। What is expected to learn? Probable limitation of ये भी जरूरी है। What is expected to learn, यानी क्या सीखने की अपेक्षा है, विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, सीखने की अपेक्षा है उस कोर्स से। तो क्या सीखने की अपेक्षा है, विषय वस्तु की संभावित सीमाएं। क्या सीखने की इच्छा है, विषय वस्तु की संभावित सीमाएं यानी लिमिटेशंस क्या है, विषय वस्तु की संभावित सीमाएं। या पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स that is
achieved and why this course is being run. Of course, that is what will be achieved and why this course is being run. तो कोर्स यानी विषय अध्ययन के संबंध में विचार या कथन, विषय अध्ययन के संबंध में स्पष्ट विचार या कथन, जैसे इस कोर्स से यानी इस अध्ययन से क्या प्राप्त होगा, इस अध्ययन से क्या प्राप्त होगा और इसे क्यों संचालित किया जा रहा है, इस अध्ययन से क्या प्राप्त होगा और इसे क्यों संचालित किया जा रहा है, अगला पॉइंट आप लिख ले, अवेलेबल interest of stakeholders. किसी भी कोर्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग फैकल्टीज, गेस्ट फैकल्टीज कितने लोग होते हैं, सो मेनी पर्सन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक कोर्स को सफल बनाने के लिए बहुत लोग होते हैं, उन सबको हम हितधारक या स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो सबका एक अपना समय होता है, कब कौन समय देगा और क्या उसकी रुचि है पढ़ाने में या किसी टेक्निकल टर्म्स को देने में। तो सिलेबस का एनालिसिस के समय इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो वही है अवेलेबल टाइम एंड इंटरेस्ट, यानी सभी हितधारकों की रुचि, और समय की उपलब्धता, सभी हितधारकों की रुचि और समय की उपलब्धता। जो पढ़ाते हैं यानी जो रेगुलर फैकल्टीज है उनके लिए जरूरी होता है कि ये जो हमारा तंत्र यानी इंस्टीट्यूट की क्या एक शैली है, क्या कल्चर है और कुछ सामंजस्य है, एक बैलेंस है, एक संतुलन है, तो देखना होता है। तो इसमें आप लिख लें संस्थान, सिस्टम की जगह संस्थान लिख लें। सिस्टम का यानी तंत्र होता है, लेकिन संस्थान और विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली दक्षता, संस्थान और विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली दक्षता, संतुलन बनाए रखना। संस्थान क्या फैसिलिटीज दे रहा है और क्या हम स्किल दे रहे हैं, दोनों में क्या बैलेंसिंग है। संतुलन बनाए रखने की जानकारी, जो भी इसको करता है उसको पता होना चाहिए। डिमांड ऑफ द कोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसको भी एनालिसिस किया जाता है। मतलब इस जो आप शिक्षण दे रहे हैं, तो इस प्रशिक्षण की मांग
और सरकारी प्राविधान, तो शिक्षण की मांग और सरकार का प्राविधान, और सरकार का प्राविधान। अभी आप देख, कभी आप इंस्ट्रक्टर बन के 3 साल के बाद आप CITS 3 साल तक कर सकते हैं, या कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि CITS ट्रेंड ही लोग आए एज ए इंस्ट्रक्टर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग अलग होती है। जैसे अभी यहाँ उत्तराखंड में निकला है, उसमें भी है। इससे पहले यूपी में निकला था, तो वहां इसेंशियल था। कुछ लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इनको ऑप्शनल कर दो, 3 साल में हो जाएगा। राजस्थान में तो कोर्ट PSO चले थे। उस समय वहीं पे था, एज ज्वाइंट डायरेक्टर हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया था। उसके बाद क्या हुआ फैसला उसका, मैं तो आ गया था। अच्छा हाँ, 30% वेटेज देखे। बिहार में भी सेम किया। हाँ, 4-5 साल तक चलता रहा था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो कोर्ट में जो किया था केस, बिल्कुल। वो अरे वो प्राइवेट ITOT का जो नाम तो उसका भूल गया मैं, यहाँ राजस्थान, यहाँ है पंजाब वाला। हाँ पंजाब वाला, वो चौधरी करके नाम कुछ उसका, नहीं जैन का भी एक दूसरा एक है, एक चौधरी वो था। ITI का नाम, ITOT का नाम नहीं यार, वो ज्यादा आता था, वो केस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे वो। उससे काफी लोगों का नुकसान हुआ उसमें। हालांकि क्लियर गाइडेंस था कि उनको मिलना। तो इसलिए यह भी जरूरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो पढ़ाते समय जब हम सिलेबस की एनालिसिस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट है, तो वो ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर क्लैरिटी रिगार्डिंग knowledge gain each lesson. Regarding knowledge gain from each lesson. तो प्रत्येक पाठ से क्या ज्ञान प्राप्त होगा, प्रत्येक पाठ से क्या ज्ञान प्राप्त होगा, इसकी अस्पष्टता हो। प्रत्येक क्या ज्ञान प्राप्त होगा, इसकी अस्पष्टता हो। और what the student will get, what skill the student will get. विद्यार्थी कौन सी दक्षता प्राप्त करेगा, विद्यार्थी कौन सी दक्षता प्राप्त करेगा, विद्यार्थी कौन सी दक्षता प्राप्त करेगा। डेफिनेट टीचिंग ड्यूल to be followed. Definite teaching schedule to be followed. Definite teaching schedule to be followed. यानी शिक्षण का एक निश्चित क्रम, शिक्षण के एक निश्चित क्रम का अनुपालन कर, शिक्षण के एक निश्चित क्रम का अनुपालन, शिक्षण के एक निश्चित क्रम का
अनुपालन करना, सीक्वेंस ऑफ टू बी डिसाइडेड। विषय वस्तु का क्रम निर्धारित करना, सीक्वेंस ऑफ कंटेंट टू बी डिसाइडेड, यानी किस क्रम में आप पढ़ाएंगे, तो विषय वस्तु का क्रम निर्धारित करना ये टीचर को करना होता है। जब वो पढ़ाने से पहले एनालिसिस करता है तो टीचर हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं, ऐसा डिस्कस हो तो पहले बता दिए थे। नेसेसिटी क्यों, necessities, necessities of syllabus analysis। विषय वस्तु के आकलन की आवश्यकता, विषय वस्तु के आकलन की आवश्यकता, तो पहली आवश्यकता आपका ऑन मेन एस्पेक्ट ऑफ जॉब, मेन एस्पेक्ट ऑफ job, to concentrate on main aspects of job, मुख्य बिंदुओं पर, कार्य के मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित करना, मुख्य बिंदुओं पर यानी जो पढ़ाना है उसी पर हम केंद्रित रहें। पहले से हम एनालिसिस कर लेते हैं, लेसन प्लान बना लेते हैं, तो जैसा हमने लेसन प्लान बना बिंदुओं पर केंद्रित रहना, कार्य के मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहना। प्रोवाइड स्किल, टू प्रोवाइड एक्सपेक्टेड नॉलेज एंड स्किल, यानी अपेक्षित ज्ञान और दक्षता प्रदान करना, जो आवश्यक है, जो विद्यार्थी चाहता है वो उसको मिले। अपेक्षित ज्ञान और दक्षता प्रदान करना, अपेक्षित ज्ञान और दक्षता, वीड आउट, WEED, टू वीड आउट unnecessary information, वीड आउट यानी दूर करना, निकाल देना। तो टू वीड आउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अनावश्यक सूचनाओं को दूर कर देना या निकाल देना, और अनावश्यक सूचनाओं को दूर कर देना। टू डिसाइड टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, to decide teaching from simple to complex, to decide teaching from simple to complex, सरल से कठिन शिक्षण प्रक्रिया का, सरल से कठिन शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण करना, सरल से कठिन शिक्षण प्रक्रिया का और लास्ट टू सेट आउट
सेट आउट प्रॉपर सीक्वेंस, उचित क्रम का निर्धारण करने, उचित क्रम का निर्धारण करना। सिलेबस तो ऑलरेडी आपके पास, यानी उसमें थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, उसके अनुसार वो बनाता है कि लेसन प्लान क्या बनाना, लेसन प्लान में क्या बनाना है। तो मेन एस्पेक्ट क्या है, उस पर वो कंसंट्रेट पर ही दिखाता है, तो थियरी में हो या प्रैक्टिकल में हो, कि एक्सपेक्टेड नॉलेज स्किल क्या विद्यार्थियों को आप देंगे। तो जो लेसन प्लान में आप, वो एक्टिव पर भी लेवल डिसाइड करता है। जैसे आप देखें कॉग्निटिव का 5 लेवल है, नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है। तो अगर तो उसका एक्टिव वर्ब उसी अनुसार होगा, डिफाइन, डिस्क्राइब, स्टेट, नेम, मैच। एप्लीकेशन होगा तो अप्लाई, यूज। एनालिसिस होगा तो डिसमेंटल, डिस्क्रिमिनेट। सिंथेसिस होगा तो उसी तरह से अब एक्टिव वर्ब आप यूज करेंगे, रीयूज, रीऑपरेट, रिकंस्ट्रक्ट। और लास्ट में इवैल्यूएशन होता है, तो उसका जो एक्टिव वर्ब्स हैं, कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंक्लूड, कंसाइज, वो आप यूज करते हैं। तो ये और ये लेवल है, ये जटिलता, यानी ज्ञान के जटिलता का स्तर, यानी की तरफ है। सबसे सरल तो पहला है नॉलेज, यानी डिफाइन, डिस्क्राइब। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते, एक्टिव वर्ब बढ़ती जाते हैं ऊपर, तो उसी तरह से जटिलता भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए क्या आपको देना है वो पता चल जाता है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जब एक बार सिलेबस एनालाइज कर, क्या वही आप उसमें लिखते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। और पढ़ाने का तरीका आपको मैंने बताया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, टू एब्स्ट्रैक्ट, 10-12 में बताए हैं आपको। तो उस मेथड्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, पहले परिभाषा बताना है, फिर सिद्धांत बताना है, फिर कार्यविधि बताना है, फिर नेम ऑफ बताना है, फिर सावधानी और डिसएडवांटेज। तो ये एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का। कोई भी चीज आप पहले सावधानियों से नहीं शुरू करेंगे, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज से नहीं, सिंपल उसकी परिभाषा से शुरू करेंगे, या जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी मशीन, इक्विपमेंट्स और टूल, जो कुछ भी आप बता रहे हो। तो ये सीक्वेंस होता है जो सिलेबस एनालिसिस। अब हम आते हैं प्लानिंग और एनालाइजिंग द सिलेबस। योजना बहुत जरूरी है। प्लान द वर्क एंड वर्क द, जैसा हमारा लेसन प्लान का आया, और जो योजना बनाए हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी चीज को बनाते समय अब योजना अवश्य बनाएं, और अच्छी योजना आप बनाएं कि क्या शक्ति आपकी है, कितना आप पढ़ सकते। ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे डेली, थोड़ा चाय पी के आता हूं, थोड़ा घूम लेता हूं, तो योजना फिर आपकी फेल हो जाएगी। मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या 1 घंटे पढ़ूंगा या 40 मिनट पढ़ूंगा, जो भी है, बट उस योजना के अनुसार आप कार्य करिए। तो इसी तरह से एनालिसिस के लिए भी योजना बनाना, सिलेबस तो आपके पास होता ही है। अब लेसन प्लान में कैसे बनाना है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में क्या लिखना है, तो वो प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग मींस आप लिख लें, decide what to do। केवल सिलेबस के लिए ही नहीं है, बट
इंडिविजुअल के लिए भी है। व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, whom and by whom to be done। कोई भी आप प्लानिंग करें तो ये डिसाइड करें। प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इज टू बी डन। कौन इसको करेगा, कब करेगा, तो ये बहुत डिसाइड करने। इसको आप लिख लें फिर हम मेन पार्ट ऑफ प्लानिंग, main part of planning is to identify, define and the aim ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव, दोनों एक ही जगह में कर देता हूं, डाउट ना हो। एम ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव, aim oblique objective and activate sequence of step, activate sequence of step to achieve it। The time, technology, and resources are the essential elements of the planning। ये केवल एनालिसिस के लिए नहीं, ये अपने लिए भी है। तो प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू बी डन। द मेन पार्ट ऑफ द प्लानिंग to identify and define the aim oblique objective and activate the sequence of action, यहाँ series of action activate the sequence of series of action to achieve it। सॉरी, इसको ऐड कर लें। एक्टिवेट दी सीरीज के आगे एक्टिवेट द सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। स्टेप्स की जगह एक्शन लिख दें, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। टू एंड एक्टिवेट सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अचीव इट। स्टेप की जगह एक्शन कर दे। द टाइम, टेक्नोलॉजी, कास्ट एंड रिसोर्सेस आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें आप लिख लें कि योजना का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि योजना का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कब। क्या करना है, क्यों करना है और करना है, किसके द्वारा किया जाएगा तथा किसके द्वारा किया जाएगा।
का मुख्य भाग, योजना का मुख्य भाग, योजना का मुख्य भाग, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य के आगे ब्रैकेट में लिख लें लघु और दीर्घ, यानी एम और ऑब्जेक्टिव दोनों आ जाएगा। उद्देश्य के आगे ब्रैकेट में लिख लें लघु और दीर्घ, ब्रैकेट क्लोज। को पहचानना, को पहचानना तथा परिभाषित करके, पहचानना तथा परिभाषित करके, करके इस तथा परिभाषित करके क्रमबद्ध क्रियाशीलता को, क्रियाशीलता को इस प्रकार उपयोग करना जिससे इसे प्राप्त किया जा सके। क्रियाशीलता को इस प्रकार उपयोग करना जिससे इसे प्राप्त किया जा सके, जिससे इसे प्राप्त किया जा सके। फुल स्टॉप के बाद लिखें समय, तकनीक, तकनीक, मूल्य यानी कॉस्ट या व्यय कह सकते हैं। समय, तकनीक, व्यय और संसाधन, समय, तकनीक, व्यय और संसाधन, योजना प्रबंधन, योजना प्रबंधन के मुख्य अंग हैं। समय, तकनीक, व्यय और संसाधन योजना प्रबंधन के मुख्य अंग हैं। यानी किसी भी योजना को बनाते समय क्या टेक्नोलॉजी है, क्या चाहिए, कितना समय आपके पास है, एंड आपको इकोनॉमिक कंसीडरेशन कितना लगेगा इसको बनाने में, कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वो सब तो जरूरी होता। और क्या संसाधन हमारे पास है, क्या चाहिए, ये सब योजना के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। चेंज करके लिख लें बेस्ड ऑन एबव फैक्ट, based on above fact, the instructor will decide what are the specific content to be taught, or taught with how much, how much degree of accuracy, what is instructor now prepare the teaching content, considering the instructor will decide what are the steps to be taught
with how much degree of accuracy and importance. The instructor now plan and prepare the content considering the following facts. हिंदी में आप लिख लें कि ऊपर के वर्णन के अनुसार अनुदेशक अब यह सुनिश्चित करता है कि क्या पढ़ाना है और किस स्तर की सटीकता व महत्व की आवश्यकता है। किस स्तर की सटीकता और महत्व की आवश्यकता है। फुल स्टॉप बाद लिखें, अनुदेशक निम्न तथ्यों के आधार पर अपने शिक्षण विषय वस्तु बनाता है। अनुदेशक निम्न तथ्यों के आधार पर अपने शिक्षण विषय वस्तु को बनाता है। डूइंग यानी क्या करने में सक्षम होगा, तो डूइंग में पहला होगा बेसिक स्किल ऑफ ट्रेड, शिक्षण बेसिक स्किल ऑफ ट्रेड। प्रैक्टिकल के लिए अगर बना रहा है डूइंग यानी विद्यार्थी क्या करने में सक्षम हो गया या करना, क्या करना है। स्किल ऑफ द ट्रेड मूल दक्षता को प्राप्त करना। बेसिक स्किल ऑफ द ट्रेड यानी व्यवसाय की मूल दक्षता को प्राप्त करना। एंड फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस टू एक्वायर यानी टीचर क्यों पढ़ाता है कि विद्यार्थी सीख जाए। तो जब वो अपनी प्लानिंग कर रहा है विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होगा, तो ये दो चीजें मेन है उसके लिए। यानी प्रैक्टिकल के लिए उसके जो भी ट्रेड है उस ट्रेड की जो बेसिक स्किल है यानी मूल दक्षता है उसको प्राप्त करे, और दूसरा उचित क्रम का पालन करके दक्षता प्राप्त करे और उसे बनाए रखे। सस्टेन यानी बनाए रखना। जो कुछ आपने प्राप्त किया है वो भूले तो उसे बनाए रखे। तो ये डूइंग में हो गया। और दूसरा नोइंग। नोइंग में क्या है, पहला ट्रेड नॉलेज, दूसरा एलाइड नॉलेज, और तीसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग होना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग और है अदर जो सिलेबस में नहीं है, अगर वो बताना चाहता है तो वो भी लिख सकता है अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये जानना चाहिए। ट्रेड नॉलेज, एलाइड ट्रेड नॉलेज, वर्कशॉप
मेन तो भूल ही गया भाई। वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन, अच्छा चलो। इंजीनियरिंग ड्राइंग, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो थियरी में जो है ये प्रैक्टिकल में हो गया, ये स्किल तो यहाँ आ गया, मैं स्किल कह रहा था, स्किल तो इसमें आ गया, डूइंग में, हाँ डूइंग में आ गया स्किल। ये आपका जो ज्ञान है, ज्ञान नोइंग यानी ज्ञान, व्यवसाय संबंध है, जो एलाइड ट्रेड आजकल है, तो सब संबद्ध 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 व्यवसाय का ज्ञान, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस, ये तो आप जानते ही हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कोई अदर विशेष सूचना है जो शिक्षक विद्यार्थी, ठीक है, डूइंग हो गया। और तीसरा होता है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है व्यक्ति से संबंधित, वो तो दोनों कार्य से संबंधित है। जैसे आपका एक तो कार्य से संबंधित है डूइंग, एक आपका ज्ञान यानी माइंड से संबंधित है, और ये आपके व्यक्ति से संबंधित है। इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप। गुण का विकास करना आवश्यक, दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। तो तीनों चीज व्यावसायिक प्रशिक्षण में होता है, और जिसे मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम क्रॉस करते हैं KAS, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। तो नॉलेज के लिए आपका माइंड होता है, इस माइंड के द्वारा आप कार्य करते हैं, यानी की सहायता से करते हैं, लेकिन जो भी आप करेंगे वो माइंड में होगा तभी तो करेंगे, माइंड में नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और एटीट्यूड यानी इमोशंस एंड फीलिंग, व्यक्ति की अपनी आंतरिक सोच जो होती है, भावनाएं जो होती है, कल्पनाएं होती हैं। तो ये तीनों जरूरी, तीनों को ध्यान में रखें। अरे हाँ जी भाई, अंशुमन की शादी पहले तो उसकी शादी हुई थी नहीं? अरे अंशुमन गोरखपुर वाला, हाँ अभी परसों किया है। कहां से? यहाँ से? यही गर्ल्स कहां है? तो गांव में क्यों नहीं किया? जीवन का एक अंग है। चलिए कोई बात नहीं। डिसाइड करता है, स्पेशली वैकेशन मैक्सिमम होता है, थियरी मेन होता है, वहां प्रैक्टिकल और चीजें नहीं होती। बट हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में तीनों चीज का हम ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान भी पाए और साथ में स्किल भी उसको हो, कार्य करने में भी सक्षम हो, और अंतर से एक उसका व्यवहार भी बदले। ऐसा नहीं है कि ज्ञान और दक्षता प्राप्त कर लिए, लेकिन तब तक आप स्किल नहीं प्राप्त करेंगे जब अंतर मन से आप नहीं सोचेंगे। कि अंतर से जब आपके आता है कि हाँ मैं सीखूं, मैं करूं, एक इंस्पिरेशन जो आप अंतर से, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, तो हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में उस पर भी जोर दिया जाता है कि समय समय पर सावधानियां, कुछ सजेशंस देना, कुछ सपोर्ट्स करना, कुछ अप्रिशिएट करना विद्यार्थियों को, कोई अच्छी बातें बताना। ये सब व्यवसायिक प्रशिक्षण के सिलेबस में भी बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, सेफ्टी क्या होती है, क्या सुधार होते हैं, सोशल मैनर्स एंड इटिकेट्स क्या होते हैं। तो ये सब भी समय समय पर बताया जाता है, इसीलिए ये अच्छा हो। तो ये सब जितने भी है सिलेबस के अनुसार शिक्षक ही उस स्पेड वर्क को करता है, और फिर डिसाइड करता है कि स्पेड वर्क कर
सिलेबस में क्या क्या और कैसे कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मुझे पढ़ाना है, कब पढ़ पूरा कार्य शिक्षक को करना पड़ता है और इसके आधार पर फिर अपना लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बनाता है। लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, लेसन तो थियरी के लिए और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन ये जो इमोशंस एंड फीलिंग है ये दोनों में कनेक्टेड। सिलेबस कैसे बनता है, डीजीटी बनाता है और सिलेबस डीजीटी बनाता है उसको, लेकिन अप्रूव करता है एनसीवीईटी। पहले एनसीवीटी था, अब एनसीवीईटी हो गया, आपको पता ही होगा। सिलेबस को डिजाइन करते समय जब मतलब उस सिलेबस को डिजाइन करते हैं कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो सिलेबस को डिजाइन जब करते हैं तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर 2 पॉइंट बस, ज्यादा नहीं, कंसीडरेशन while designing the consideration while designing the syllabus। उसमें तो बहुत से पॉइंट है, वो हम जब लास्ट में डिस्कस करेंगे तो हर पॉइंट पाएंगे, बट अभी मेन पॉइंट्स जो होता है कि क्या वो कंसीडर करते हैं। देख, तो पहला मेन पॉइंट इसका होता है कंसीडरेशन वाइज डीजीटी जब सिलेबस डिजाइन करता है मुख्य किन बातों पर वो ध्यान रखता है, पॉइंट्स है इसमें। तो पहला स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज एंड स्किल। Standard of knowledge and skill to be maintained। स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू बी मेंटेन, यानी ज्ञान और दक्षता का एक स्तर बनाए रखना कि कितना देना है, किस लेवल पे। ज्ञान और दक्षता का एक स्तर, ज्ञान और दक्षता का एक स्तर बनाए रखना। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, सॉरी टाइम नहीं, ट्रेनिंग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, लिखा तो है ड्यूरेशन, जो नहीं है, सॉरी, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के संभावित, प्रशिक्षण के लिए संभावित समय, प्रशिक्षण के लिए संभावित समय, प्रशिक्षण के लिए संभावित समय। और तीसरा है एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग यानी विद्यार्थियों की शैक्षणिक या योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, प्रवेश के समय विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रवेश के समय विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रवेश के समय विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, डिजायरेबल एटीट्यूड एंड सेंसिबल वर्क हैबिट। Desirable attitude and sensible work habit
डिजायरेबल एटीट्यूड एंड सेंसिबल वर्क हैबिट, यानी आवश्यक दृष्टिकोण और नित्य व्यवहार, आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यजनित व्यवहार या आदत, नित्य व्यवहार या आदत, व्यवहार या आदत। एंड लास्ट पांचवा पॉइंट इसमें लिख ले, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन या अनुदेश की सूची, आप कह लें, सॉरी क्रम नहीं, अनुदेश की सूची। शेड्यूल है, सीक्वेंस होता तो क्रम होता, तो शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी क्या क्या उसमें पढ़ाना है। तो ये बट मेन पॉइंट से होता है 4-5 पॉइंट, जिसके आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिसको डिस्कस करना है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब हम आते हैं आगे। अब किसी व्यवसाय का, अभी तो हम जनरल कर रहे थे, किसी व्यवसाय का एनालिसिस ऑफ ट्रेड सिलेबस। अब किसी विशेष, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय है या जो भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय के सिलेबस को इंस्ट्रक्टर क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो प्रीलिमिनरी प्लानिंग, प्रीलिमिनरी प्लानिंग skillful of syllabus to determine the course content. Teaching. Determine the course content for teaching. It is demarcated from curriculum which restrain the trainees for particular date. Preliminary planning का CA है, calls for preliminary planning calls for skillful analysis of the syllabus to determine the course content for teaching. It is demarcated from curriculum which train the trainees for a particular occupation or trade. हो गया? इसको आप हिंदी में आप लिख लें कि सर्वप्रथम किसी भी व्यवसाय के पाठ्यक्रम को, सर्वप्रथम किसी भी व्यवसाय के पाठ्यक्रम को दक्षता के साथ इस दक्षता के साथ
आकलन करके वाली विषय वस्तु का चयन किया जाता है। पढ़ाने वाली विषय वस्तु का चयन किया जाता है। विषय वस्तु का चयन किया जाता है। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की रूपरेखा से होता है। प्रशिक्षण की रूपरेखा से अलग होता है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना होता है। जिसका विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना होता है। किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना होता है। आप उसी में आगे लिख लें, दी ऑक्यूपेशन, दी मेन पार्ट एनी ट्रेड is the information or knowledge the trainees must know along with skill। तो स्किल में टेक्निक आता है, टेक्निक, ऑपरेशन, perform required degree of accuracy and proficiency, required degree of accuracy and proficiency। It is properly, if it is properly prepared, if it is properly organized, implemented, it helps in smooth functioning of training activities। The main part of any trade is the information of the knowledge. The trainees must know. KNOW. The trainees must know along with skill, technique, operation and procedure to perform up to required degree of accuracy and proficiency. If it is properly prepared, PREPA. If it is properly prepared, organized and TED कर दें यहाँ पे, implemented
implemented, then it helps in smooth functioning of training activities. इसको आप हिंदी में लिख लें कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य भाग वह सूचना, किसी भी व्यवसाय का मुख्य भाग वह सूचना या ज्ञान होता है, वह सूचना या ज्ञान होता है जिसे विद्यार्थियों को अवश्य ही जानना चाहिए, विद्यार्थियों को अवश्य ही जानना चाहिए तथा किसी कार्य को एक निश्चित स्तर तथा किसी कार्य को एक निश्चित स्तर की सटीकता, किसी कार्य को एक निश्चित स्तर की सटीकता और प्रवीणता के साथ करने के लिए आवश्यक दक्षता के आगे ब्रैकेट में लिख लें तकनीक, कार्य और प्रक्रिया ब्रैकेट क्लोज का ज्ञान भी आवश्यक है। यदि ज्ञान और दक्षता को अच्छी तरह लिखित रूप से बनाकर, यदि ज्ञान और दक्षता को अच्छी तरह लिखित रूप से बनाकर उसे व्यवस्थित करके क्रियान्वित किया जाता, ज्ञान और दक्षता को अच्छी तरह बनाकर उसे व्यवस्थित कर क्रियान्वित किया जाता है तो प्रशिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरह संपन्न करने में, तो प्रशिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरह संपन्न करने में सहायता मिलती है। तो प्रशिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरह संपन्न करने में सहायता मिलती है। अब द इंफॉर्मेशन, इसमें आप लिख लो द इंफॉर्मेशन फॉर ट्रेड, information for trade analysis, which are essential information for trade analysis which are essential, व्यवसाय के आकलन के लिए जो सूचनाएं आवश्यक हैं, व्यवसाय के आकलन के लिए जो सूचनाएं आवश्यक हैं, व्यवसाय के आकलन के लिए जो सूचनाएं आवश्यक हैं वह निम्न हैं। जो सूचनाएं आवश्यक हैं वह निम्न है। इसमें टेक्निकल to be acquired
टेक्निकल नॉलेज टू बी एक्वायर्ड, तकनीकी ज्ञान जिसे प्राप्त करना है, तकनीकी ज्ञान जिसे प्राप्त करना है, तकनीकी ज्ञान जिसे प्राप्त करना है। दूसरा, स्किल नीड टू बी डेवलप्ड, स्किल नीड टू बी डेवलप्ड, दक्षता जिसका विकास करना है, दक्षता जिसका विकास करना है, स्किल नीड टू बी डेवलप्ड। ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, अनेक सूचनाओं का समुचित, अनेक सूचनाओं का समुचित संतुलन, अनेक सूचनाओं का समुचित संतुलन, अनेक सूचनाओं का समुचित संतुलन। द प्रोसेस implementing the process achieve objective, method achieve objective, then skill implementing the process to achieve objective, ऑब्जेक्टिव का मतलब नॉलेज और स्किल जो प्राप्त करना होता है। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रक्रिया को संचालित करना, required schedules of teaching, शिक्षण की समय सूची, शिक्षण के समय सूची की आवश्यकता, कब कब कैसे और क्या पढ़ाना है, शिक्षण के समय सूची की आवश्यकता, शिक्षण के समय सूची की आवश्यकता। all theoretical and practical units, जितने भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक इकाई, सैद्धांतिक और प्रायोगिक इकाई और प्रायोगिक इकाई, ये तो सिलेबस के एनालिसिस है। अब जितने भी इकाई है, सो ऑल द यूनिट्स जो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स है, तो इस यूनिट्स में क्या होगा, चाहे वो थियोरेटिकल है, ऑल यूनिट्स कंटेन्स, हाँ हेडिंग है, बट उसी का पांचवा जो लास्ट पार्ट है ऑल यूनिट्स, तो यूनिट्स के अंदर मतलब क्या क्या होना चाहिए, यूनिट्स के अंदर क्या होना चाहिए वो है कि उस यूनिट्स में क्या होगा। मेथड ऑफ
टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग स्किल एंड नॉलेज, ज्ञान और दक्षता के शिक्षण का तरीका, ज्ञान और दक्षता के शिक्षण का तरीका, ज्ञान और दक्षता के शिक्षण का तरीका, इसेंशियल लेवल स्किल एंड नॉलेज। सिलेबस में तो खैर दिया रहता है, बट इसी के अनुसार हो, इस नॉलेज के अनुसार ही हो एक्टिव वर्क का चुनाव करना होता है टीचर को कि कौन सा नॉलेज और क्या स्तर है। तो इसेंशियल लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज, ज्ञान और दक्षता का आवश्यक, ज्ञान और दक्षता का स्तर, ज्ञान और दक्षता का आवश्यक स्तर, ज्ञान और दक्षता का आवश्यक स्तर, टीचिंग टेक्निक, teaching technique as per interest of the trainee। ऊपर भी आया बट जरूरी है, शिक्षक को बनाते समय ध्यान दे कि शिक्षण का तरीका विद्यार्थियों के लिए रुचिकर हो, शिक्षण का तरीका विद्यार्थियों के लिए रुचिकर हो, शिक्षण का तरीका विद्यार्थियों के लिए रुचिकर हो। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, लिस्ट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, उपकरण व मशीन जो आवश्यक हैं उनकी सूची, उपकरण और मशीन जो आवश्यक हैं उनकी सूची, जो आवश्यक है उनकी सूची। लिस्ट ऑफ टूल्स एंड रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड रॉ मटेरियल, औजार और कच्चा माल की सूची, औजार और कच्चा माल की सूची, औजार और कच्चा माल की सूची, औजार व कच्चा माल की सूची, अवेलेबल डेली एंड वीकली available daily and weekly time for teaching, प्रतिदिन और सप्ताह में, दिनेश, और सप्ताह में शिक्षण के लिए उपलब्ध समय, प्रतिदिन और सप्ताह में शिक्षण के लिए उपलब्ध समय, प्रतिदिन और सप्ताह में शिक्षण के लिए उपलब्ध समय, टाइम फॉर अप्लाइड ट्रेड्स के लिए संबद्ध व्यवसाय के लिए समय, संबद्ध व्यवसाय के लिए जो आपको शिक्षण के लिए समय है वो भी सिलेबस के समय आपको देखना होता है। तो टाइम शेड्यूल,
शिक्षण की समय सारणी, ये वीकली बनाया जाता है या मंथली भी हो सकता है। तो शिक्षण की समय सारणी वो 5 था, जो टोटल एनालिसिस के बेसिस पे जो मैंने पहले 5 बनाया, और 5 का जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हो या थियोरेटिकल यूनिट्स। अब हम आते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस। मेरे टाइम हो गया बस 3 से 5 मिनट। मेथड ऑफ एनालाइजिंग द सिलेबस। मेथड ऑफ सिलेबस को कैसे एनालाइज किया जाता है? दो तरीका होता है। पहला होता है टाइम बेस्ड, और दूसरा होता है टॉपिक और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेस्ड एनालिसिस, तो समय आधारित आकलन, ये विषय आधारित आकलन। समय आधारित आकलन और विषय आधारित आकलन, यानी कोर्स का ड्यूरेशन पहले फिक्स कर दिया जाता है कि कितने समय में पढ़ाना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद फिर वो कंटेंट्स और टॉपिक्स डिसाइड किए जाते हैं, और फिर उसके बाद थियरी, प्रैक्टिकल और लर्निंग आउटकम्स जो भी है वो डिसाइड किए जाते हैं। दूसरा तरीका होता है जहां समय की बाध्यता ना हो, क्या पढ़ाना है, कंटेंट्स। जनरली इंडस्ट्रीज में या दूसरी जगह इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या वोकेशनल या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटीज है, हर जगह टाइम बेस्ड ही चलता है। और कुछ जगह जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पे वो समयबद्ध इसको आपको सीखना है, समय उतने फाउंडेशंस नहीं होता है वहां। हेलो, हाँ सिंह, ठीक है भाई, कल मिलते हैं, कल 11 बजे। थैंक यू।